हाँ तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का सेंटअप एग्ज़ाम जो है वो अभी चलने वाला है। तो सेंटअप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट जैसे कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, सभी को उन क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं जो आपके सेंटअप एग्ज़ाम में डायरेक्ट टकरा रहे हैं। जैसे कि हमने गणित का देखा, सामाजिक विज्ञान का देखा, तो उन सब का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाकर आप लोग चेक कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके सेंटअप एग्जाम 2025 वाला, यानी कि जो अभी 2024 में होगा, उसके हिंदी का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में टकरा जाए। तो फटाफट से हम लोग पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोग एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा अगर याद नहीं होगा। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वह क्या कर रहा है। उससे पहले अगर आप लोग इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या है कि आपको 100 प्रश्न आते हैं जिसमें से 50 प्रश्न आप लोग को सॉल्व करना रहता है। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न आपके सामने है कि रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी कहाँ पर है, तो आप लोग पढ़ते हैं कि रोन नदी जो है यह दक्षिण फ्रांस में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने इस प्रकार से है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो जो विनोद कुमार शुक्ल जी है उन्हें किस वर्ष से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो याद रखिएगा कि 1990 में मिला था। कब मिला था? 1990 में मिला था। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि झोले में कितनी मछलियां थी। पूछ रहा है कि झोले में कितनी मछलियां थी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें जो लेखक बताते हैं कि उसका जो लेकर आ रहा था छोटा बच्चा, उसके झोले में कितने था? 3 मछलियां थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा। तो यह भैया मछली अभी कट जाएगी यह किसने पूछा था। तो आप लोग कहानी का मेन जो कैरेक्टर है संतू, उसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो संतू ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, कह रहा है कि गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया। तो जो गुलजार जी है ना, उनकी कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किया था, लेकिन किस नाम से किया था ये बताना है। और ऐसे प्रश्न और डिट्टो यही प्रश्न आपके सेंटअप एग्जाम में टकराने वाले हैं, तो इसे तो आप लोग रट लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि उसका नाम है यार जुलाहे। क्या नाम है? यार जुलाहे। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है क्या कि अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। तो जो अमीरुद्दीन था उसके बड़े भाई का नाम क्या है। तो आप लोग पढ़ते हैं कि उसके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन है। क्या है? शमसुद्दीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग एग्जाम में जाकर ऑप्शन नंबर सी को ही टिक मारिएगा अगर ये प्रश्न आएगा तो। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खां को कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां हमारे बिहार के कितने फेमस है, वह कौन सा यंत्र बजाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है कि किस स्थान पर मरण भी मंगल पाना गया। तो कौन से स्थान पर पाया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहा था। तो गांधी जी को किसने महात्मा कहा था। तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं कि गांधी जी को जो महात्मा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। ये कथन किसका है कि कोई भी जो है ना रत्न इतना नहीं भरा हुआ है जितना कि हमारी संस्कृति है। ये कौन कहते हैं। तो ये कहते हैं महात्मा गांधी जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 11 जो है अब व्याकरण से सेक्शन से पूछा जा रहा है, और व्याकरण का भी जो प्रश्न हम यहाँ पर करवाएंगे ना वो आपके सेंटअप एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे, क्योंकि वही हम लोग प्रश्न को लेते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है क्या कि इच्छा शब्द की पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो इच्छा जो होता है, इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है, क्या प्रसन्नता होगा या अद्भुत या कामना या साकार। तो इच्छा मतलब कि हम कोई भी चीज चाहते हैं, मतलब उसकी कामना करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 नंबर क्या है कि गृहस्थ शब्द का विलोम है। गृहस्थ मतलब कि घर, पारिवारिक जीवन में बसा हुआ। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो उल्टा क्या हो जाएगा कि गृहस्थ घर को छोड़ देना, और घर को छोड़ता है उसको क्या कहते हैं, सन्यासी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर है कि जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द। तो आप लोग एक शब्द याद करते हैं ना, तो जो नहीं हो सकता है उसके लिए हम क्या कहते हैं कि यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असंभव। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर है कि चेहरे पर हवाई उड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो चेहरे पर हवाई उड़ना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जब आप लोग पढ़ते हैं कि कोई भी व्यक्ति घबरा गया, अचानक कोई भी बात सुनकर, कोई भी घटना देखकर, तो उसके चेहरे पर हवाई उड़ता है, यानी कि घबराना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने इस प्रकार से है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्या पट होगा या महेंद्र या वसन या चीर होगा। तो क्या होगा, तो याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने इस प्रकार से है कि नमक शब्द का विशेषण क्या है। तो नमक शब्द का जो विशेषण है, विशेषण वह क्या होगा। तो नमक शब्द का विशेषण है कि नमक की विशेषता हम क्या कहेंगे कि नमकीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकायुक्त का सही अर्थ क्या है। तो हम लोग अपने गांव में ना इसको बार बार प्रयोग करते, जब भी कोई अनपढ़ व्यक्ति हमको दिखता है तो उसको क्या करते कि काला अक्षर भैंस बराबर, और कोई भी सवाल का जवाब न दे तो वह क्या होगा, निरक्षर, मतलब कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो सिंपल है, राम खाता होगा मतलब क्या कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है कि वह खा रहा होगा या नहीं खा रहा होगा, ऐसा हो सकता है, मतलब कि संदिग्ध की बात बता रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि गिरोह शब्द कौन सा संख्या है, संज्ञा है। तो सिंपल है, गिरोह, गिरोह क्या होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिले रहते हैं और कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो गिरोह जो हुआ इसमें बहुत सारे व्यक्ति हो गया, और जब बहुत सारे व्यक्ति हो गया तो क्या हो गया, समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है कि गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आप लोग दो चीज पढ़ते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग होता है जो शब्द से पहले आता है, और प्रत्यय जो शब्द के अंत में आता है। तो गवैया जो होता है, गवैया, गवैया आप लोग बोल के देखिए, गवैया, तो लास्ट में क्या आएगा, इया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने है कि चिंता किसकी रचना है। अब पूछा जा रहा है कि चिंता जो है वह किसकी रचना है। तो आप लोग पढ़ते ही है कि चिंता जो है यह किसका है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने इस प्रकार से है कि दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या, शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करे। तो दूर से ही कौन ललकारता है। तो आप लोग एक वृक्ष की हत्या आप लोग पढ़े हैं, तो उसमें क्या बताता है, दूर से ही कौन ललकारता है, वृक्ष की हमें काटे नहीं, मतलब जब वो लेखक आता है उस समय का बात हो रहा है। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है कि उसका खरगोश की खालिश बेचनी में है, यह पंक्ति निम्न में से किस कविता से है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि अक्षर ज्ञान जो कविता है उसी में तो क ख ग के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 24 आपके सामने है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता को किस संबोधित है। तो मेरे बिना तुम प्रभु यह कविता किससे है? तो सिंपल है कि अब प्रभु को क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं, प्रभु के बारे में बता रहे हैं कि अगर हम भक्त ही नहीं रहेंगे तो आप प्रभु भी नहीं रहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है कि अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है। हम लोग पढ़ते हैं स्वदेशी, और स्वदेशी में ही तो बताया गया है कि अंग्रेजी जो है वह कपड़ा हो गया, यानी कि वेशभूषा हो गया, वाहन हो गया, रीति रिवाज, उसी का तो हम लोग नापते अपनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये सभी अभी पद यानी कि कविता वाले सेक्शन से प्रश्न आ रहे हैं। एक एक प्रश्न को आप याद करते चलिए, क्योंकि आपके सेंटर एग्जाम में यही सब प्रश्न टकराएंगे। 26 नंबर प्रश्न है कि एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त होती है तब क्या कहलाती है? जब एक ध्वनि जो है वह दो व्यंजन से अगर होता है संयुक्त तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तब ना आप लोग अक्षर, तरह या ज्ञ, इसको हम लोग तीनों के क्या कहते हैं कि संयुक्त व्यंजन है। क्यों? क्योंकि यह दो व्यंजनों से संयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए आ गया है, कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान है। तो आप लोग बोल कर देखिए भ भ। जब भ आप लोग बोलिएगा तो क्या पाइएगा कि जो आपका ओठ जो है ना, ओठ वह क्या है कि वह निकलता है भ, तो भ से ही निकलता है ओष्ठ से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है कि उच्चारण में वाय प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद के होते हैं? तो कितने भेद के होते हैं? तो याद रखिए कि ये 3 भेद के होते हैं। कितने भेद के? 3 भेद के। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने हुए दिया हुआ है कि जगदानंद शब्द संधि विच्छेद में से कौन होगा? तो जगदानंद जो है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो सिंपल है, जगदानंद को तोड़ेंगे तो जगत आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। तो जगदा आनंद, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? 30 नंबर प्रश्न में पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है? क्या प्रशंसा है, या द्रवीभूत है, या अर्चना है, या निवृत्ति है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द हो जाएगा द्रवीभूत। क्या हो जाएगा? द्रवीभूत। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है कि संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अभी अभी बताया कि उपसर्ग जो शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है, तो वो संग्रह। आप बोल कर देखिए, संग्रह, संग्रह। तो संग्रह को जब आप लोगिएगा तो सम प्लस ग्रह में आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? देखिए बच्चों वाला प्रश्न है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि सप्ताह को साप्ताहिक, सप्ताह को साप्ताहिक। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो दर्शनीय, दर्शनीय बोल के देखिए क्या है? दर्शनीय, अनीय, लास्ट में क्या आएगा? अनीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने है कि शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो समास में हम लोग पढ़ते हैं तत्पुरुष समास, जिसका क्या है कि द्वितीय पद प्रधान होता है। तो शरण प्लस आगत यानी कि तत्पुरुष समास यहाँ पर जो हो जाएगा वो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि ध्यान में मग्न यह कौन सा पदबंध है? ऐसा भी प्रश्न आपको ना, जटिल प्रश्न जो होते हैं व्याकरण वाले, वैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को ना यहाँ से याद कर लीजिए और सेंटर एग्जाम में जाकर फोड़ दीजिएगा। तो ध्यान में मग्न, तो ध्यान में मग्न क्या है? यह विशेषण पदबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने इस प्रकार से दिया हुआ है, कह रहा है क्या कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार की होती है? तो जो रचना की दृष्टि होता है उसके अनुसार वाक्य कितने प्रकार का? तो ये 3 प्रकार का होता है। याद रखिए कितने प्रकार का?
तीन प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 37 आपके सामने दिया हुआ है कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो हमारे जवानों को देखकर जो है वह दुश्मन भाग गया। यहाँ पर दो सेंटेंस है कि हमारे जवानों को देखा और फिर क्या हुआ कि दुश्मन भाग गया, तो यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 आपके सामने है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, किस कारक का उदाहरण है? तो माँ ने क्या किया कि बच्चे को सुलाया। तो यहाँ पर माँ क्या कर रही है? काम कर रही है। सुलाने का क्या कर रही है? काम कर रही है। और जब भी काम होता है तो आप लोग पढ़ते हैं कर्म कारक। क्या होता है? कर्म कारक होता है। प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन सा है? कि मैंने खाना खा चुका, तब वह आया, पानी बरसा, बिजली चमकती है, या हम खा चुके हैं। तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। मिश्र मतलब कि मिश्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मैंने खाना खा चुका तब वह आया। प्रश्न नंबर 40 आपके सामने इस प्रकार से है कि निबंधक शब्द कौन सा समास है? तो यह कौन सा समास है? यह है अव्ययीभाव समास है। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन प्रश्न चिन्ह है? तो देखिए कितना बच्चों वाला प्रश्न है। देखिए कॉमन सेंस का प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, और लास्ट में ही दिया हुआ है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से तो यही क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है आपके सामने कि निम्न भाषा में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? देख लीजिए, आप लोग लगातार हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी का जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें भी लिपि पूछा जाता है कि कौन सा लिपि। तो कौन सा लिपि है हिंदी? तो देवनागरी लिपि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 43 की ओर बढ़ते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? अब इन चारों में से बहन, मित्रता, घर और दिवाली, इन चारों में से कौन सा जो है ना वह क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो आप लोग जानते हैं कि नाम, मतलब कि किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सबका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बहन तो जातिवाचक हो जाएगा, घर भी हो जाएगा, और दिवाली क्या है? एक पर्व का नाम है। क्या है? पर्व का नाम। यानी कि मित्रता जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है कि प्रवेश शब्द कौन लिंग है? जो प्रवेश है वह कौन सा शब्द है? तो प्रवेश द्वार, आप लोग द्वार पर दिखते होइएगा ना, या बड़े बड़े मॉल में या कहीं जाइएगा तो वहां पर प्रवेश लिखा होता है। तो प्रवेश को हम लोग पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो जो दाता होता है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो दाता को क्या कहेंगे कि दात्री है। क्या है? दात्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द कौन है? तत्सम शब्द जो है वह कौन सा है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर कौन हो जाएगा? क्या नीम है, कुआ है, आम है या दूध है? तो कौन सा है? तो यह है आम। क्या है? आम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 47 की ओर बढ़ते हैं। तो 47 है कि भाग्यवान शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भाग्यवान जो है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा भाग्यवती। क्या हो जाएगा? भाग्यवती। प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। तो 48 है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण में जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें कारक पढ़ाते समय ही आप लोग को बताया जाता है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, ऐसा आप लोग पढ़े होइएगा, 8 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है आपके सामने कि कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो जो कर्ता कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो आप लोग पढ़ते हैं कि राम ने, श्याम ने, गाय ने, गाय ने दूध दिया, राम ने स्कूल गया, ऐसा पढ़ते हैं। तो ने जो होता है वह क्या होता है?
कर्ता का होता है विभक्ति चिन्ह। प्रश्न नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो वाक्य में क्रिया पर जो फल पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, संबोधन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसके बाद आने वाले प्रश्न जो है उसमें हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक एक प्रश्न को याद करते चलिए।